हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, हम बात कर रहे थे विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेशों के बारे में और कुल मिलाकर के विश्व में या विश्व को कितने प्रकार की जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, इसकी भी मैंने बात कर ली थी। कुल मिलाकर के 11 जलवायु प्रदेशों में पूरे विश्व को बांटा गया है। इस टॉपिक को पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी कई सारे वीडियो में बताया है। हालांकि इस वीडियो में मैं बता दूं, हो सकता है पहली बार कोई इस वीडियो को देख रहा हो, तो ये जो टॉपिक है, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके फैक्ट भी क्लियर होंगे। अगर हम किसी क्षेत्र के बारे में, उसके जलवायु के बारे में जान लेते हैं तो बहुत सारे भूगोल के जो प्रश्न हैं, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न हो, उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। क्योंकि अब वो चीज़ नहीं रही कि आप कोई फैक्ट या कोई डाटा आप रट करके जाएं एग्ज़ाम में और क्वालिफाई हो जाएं। तो चाहे हम पीसीएस प्री की बात करें, यहाँ तक कि अगर हम यूपीएससी की भी बात करते हैं तो वहाँ भी ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम आगामी आरओ एआरओ प्री की बात करें तो उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हमें इस टॉपिक को समझना है और साथ साथ इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनको भी याद रखना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ेंगे तो उसके साथ फैक्ट आसानी से याद भी हो जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में अगर बात की थी तो पिछले वीडियो में हमने ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में बात की थी। एक बार मैं पुनः इन जलवायु प्रदेशों 11 जलवायु प्रदेशों के बारे में एक बार आपको बता देता हूं। ऐसे जैसे अगर हम बात करते हैं 0 से 10 तो विषुवतीय जलवायु प्रदेश की बात हम लोग करते हैं। उसके बाद 10 से 30 के अंदर अगर हम बात करें महाद्वीपों के पश्चिमी साइड में तो मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश हो गया। फिर मध्य में आपका सवाना या सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश हो गया। इसके बाद हम महाद्वीपों के पूर्वी साइड, पूर्वी किनारे की बात करेंगे तो मानसूनी जलवायु, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है भारत वो आता है। इसके अलावा हम 30 से 45 की बात करें तो महाद्वीपों के पश्चिमी साइड में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश आ जाता है। इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बात की थी। फिर मध्य में आपका महाद्वीपों के स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश आ जाता है। फिर महाद्वीपों को पूर्वी किनारे पर चीन तुल्य या चाइना टाइप जो है क्लाइमेट रीजन यहाँ पर आ जाते हैं। 45 से 65 जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, पिछले वीडियो में हमने बात की थी ब्रिटिश तुल्य, जो कि महाद्वीपों के पश्चिमी साइड का क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु कैसी है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देख लें। ठीक है, इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाद्वीपों के बीच वाला हिस्सा। और महाद्वीपों के बीच वाला हिस्सा कौन सा, जो कि 45 से 65 अक्षांश के बीच में आता है। लगभग हम कह सकते हैं कि इसके बीच का जो एरिया है महाद्वीपों में, तो साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश की आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वही हमारा टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पर लॉरेंसियन तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा साइबेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो किसका नाम साइबेरिया क्यों पड़ा, क्योंकि जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और यहाँ के क्लाइमेट को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे 45 से 65 के बीच में, वो भी मध्य वाला एरिया। तो आप मैप उठाइए और मैप में 45 से 65 के मध्य में जितने भी महाद्वीपों का हिस्सा आएगा वो लगभग मध्य वाला आएगा, 45 से 65 के बीच में। तो अब ये देखेंगे जब आप, तो चूंकि उत्तरी गोलार्ध की बात है या दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दोनों जगह हम कह सकते हैं। भले इसका नाम साइबेरिया है, ठीक है, भले साइबेरिया हम एशिया का जो रूस वाला हिस्सा है उसके मैक्सिमम भाग को हम साइबेरिया कहते हैं, लेकिन यहाँ ये मतलब आप मत समझिएगा कि सिर्फ साइबेरिया अर्थात उत्तरी गोलार्ध के रूस वाले हिस्से की बात हो रही है। नहीं, यहाँ हम चूंकि ये एक तुल्य शब्द लगा हुआ है कि मतलब लगभग उसके जैसी जलवायु प्रदेश का एक नाम रख दिया गया कि लगभग ऐसी जलवायु प्रदेश अगर यहाँ पर है तो वही क्षेत्र जहाँ जहाँ पर भी हम देखेंगे, चाहे वो हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें और चाहे हम दक्षिण गोलार्ध के महाद्वीपों की बात करें। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 45 से 65 के बीच में महाद्वीपों को जो लगभग बीच वाला हिस्सा है, इसे हम साइबेरियन तुल्य प्रदेश। अब देखिए, कहीं किसी चीज़ को याद रखने के लिए, कहीं की जानकारी हमें रखने के लिए, कंठस्थ रखने के लिए उसका एक नाम तो हमें देना पड़ेगा। यही वजह है कि अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग नाम दिया गया है। साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमने यहाँ पर एक डिवाइड किया हुआ है कि 30 से 45, 45 से 65, 65 से 90 फिर ध्रुवीय जलवायु प्रदेश की बात आ जाती है, 0 से 10 विषुवतीय आ जाती है। यहां आप थोड़ा बहुत 5-10 अक्षांश जो है वो भी ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। और वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि सूर्य जो है वो कभी उत्तरायण होता है तो कभी दक्षिणायन होता है। इसकी वजह से ऐसा संभव हो जाता है। तो आप एग्जैक्ट ये जो है आप अक्षांश इसको नहीं कह सकते हैं, 5 ऊपर नीचे इसको करके हम देखते हैं। यही एक वजह है कि जब हम मानसूनी जलवायु प्रदेश की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि चीन तुल्य जलवायु प्रदेश और मानसूनी जलवायु प्रदेश की लगभग बहुत सारी समानताएं मिलती हैं। चूंकि अब ये दोनों एक
साझा करते हैं। ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। रीज़न क्या है कि ये पूर्वी क्षेत्र में है, महाद्वीपों का जो पूर्वी भाग है, और वो भी यहाँ मानसूनी की बात करें तो 10 से 30, और यहाँ अगर हम चाइना तुल्य की बात करें तो 30 से 45। तो कुछ एरिया ऐसा होगा जो एक जैसा होगा, मिलता हुआ होगा, साझा करता हुआ होगा। तो आप ये भी दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो हम साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश की बात करेंगे, जिसे एक और नाम दिया जाता है टैगा जलवायु प्रदेश, ठीक है। टैगा के बाद जब हम ध्रुवीय की बात करते हैं, अर्थात जब हम 65 से 90 के बीच की बात करते हैं, तो यहां हम देखते हैं कि यहां टुंड्रा प्रकार की जो है जलवायु पाई जाती है। तो टैगा का क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। टैगा एक रूसी शब्द है। टैगा कैसा शब्द है? एक रूसी शब्द है, और जिसका अर्थ होता है उप आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाने वाला कोणधारी सदाबहार वन। उप आर्कटिक, जब आप बात करेंगे आर्कटिक की, तो आर्कटिक एकदम उत्तर साइड में है, ठीक है। आर्कटिक एकदम उत्तर साइड में है, तो हम आर्कटिक में नहीं जाएंगे। आर्कटिक सागर जो है, आर्कटिक महासागर है, उसकी बात यहां पर हो रही है, ठीक है। ध्रुवों के लगभग नजदीक जिसकी हम बात करते हैं, तो वो जो महासागर है ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव को टच करता हुआ, उसे हम आर्कटिक महासागर कहते हैं। तो आर्कटिक महासागर के जस्ट थोड़ा सा नीचे जब हम बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे उप आर्कटिक। और यहाँ पर कोणधारी सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये कोणधारी क्यों पाए जाते हैं, इसकी भी हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके रीजन को देख लेते हैं, इसके एरिया को देख लेते हैं कि अगर हम बात करेंगे इन जलवायु प्रदेशों की, तो आप मैप उठाइए और मैप में उत्तरी अमेरिका का जो अलास्का वाला क्षेत्र है, आप देखेंगे कि अलास्का वाला क्षेत्र जो है वो 45 से 65 के बीच में होगा और लगभग मध्य में होगा, ठीक है, लगभग मध्य में देखने को मिलेगा। कनाडा वाला एरिया हो गया, इसके बाद हडसन की खाड़ी उसी के आगे आपको देखने को मिलेगी। और थोड़ा जाएंगे जब आप, तो यूरोप में स्कैंडिनेविया प्रदेश है, जिसमें आप देखते हैं कि स्वीडन, नॉर्वे जो है देश हैं वो आते हैं यहाँ पर। तो स्कैंडिनेविया वाला एरिया हो गया। साइबेरिया, रूस का जो साइबेरिया वाला क्षेत्र हो गया। उसके और जब आप पूर्व साइड में बढ़ेंगे तो आपको बेरिंग सागर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक के क्षेत्र को हम कह सकते हैं कि ये साइबेरिया तुल्य जलवायु प्रदेश है। यहाँ की जलवायु, जितनी जगह मैंने यहाँ पर एरिया की बात की, ये एरिया में आप देखेंगे कि लगभग एक जैसी जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ हम ये देखते हैं कि लंबी अवधि वाला शीतकाल पाया जाता है। अब होगा ही, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि तापमान ये क्षेत्र कम समय तक पा पाता है। जब यहाँ पर तापमान कम रहता है तो शीतकालीन ऋतु की अवधि अवश्य ही बढ़ेगी, ठीक है। तो शीतकाल जो है 5, 6, 7 महीने के करीब यहाँ पर शीतकाल देखने को मिलता है। ग्रीष्मकाल बहुत कम समय तक रहता है, और ग्रीष्मकाल भी आता है जिसका तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक ही रह पाता है ग्रीष्मकाल। तो ग्रीष्मकाल भी काफ़ी ठंडा रहता है, लेकिन हम चूंकि ग्रीष्म इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ की तुलना में देखा जाए तो वहाँ जहाँ माइनस में तापमान चला जाता है, उसके हिसाब से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान तब भी कहीं अधिक होगा। अगर हम अपने यहाँ से तुलना करेंगे मानसूनी क्षेत्र जलवायु प्रदेशों की, तो उसके अकॉर्डिंग तो वहाँ क्या होगा, शीत ऋतु ही देखने को मिलता है। हमारे यहाँ ठंडियों में न्यूनतम जो तापमान है वो वही लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, लेकिन वहाँ 10 डिग्री सेल्सियस रहता है जब हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे। कहाँ पर? साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेशों की, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर लघु अवधि वाला सर्द ग्रीष्मकाल रहता है, लगभग साधारण गर्मी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयांस्क इसी क्षेत्र में है, अर्थात रूस में है, ठीक है। बर्खोयांस्क कहाँ है? ये रूस में है, और विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। एक चीज़ यहाँ पर हम ये भी देखने को पाएंगे कि यहाँ जो वार्षिक तापांतर है वो बहुत अधिक देखने को मिलता है। और मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि ये वार्षिक तापांतर क्या होता है, ये दैनिक तापांतर क्या होता है, तो उसको आप जाकर के देख लीजिएगा, वीडियो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप ज़्यादा उसको हम यहाँ पर नहीं डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब भी नहीं करेंगे यहाँ पर। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयांस्क इसी क्षेत्र में अर्थात साइबेरियन तुल्य टैगा जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। वार्षिक तापांतर अधिक होता है, वर्षा कम होती है, ठीक है। शीत ऋतु में अधिक हिमपात होता है, यहाँ हिमपात अधिक होता है, ये एक भी रीज़न है। यह प्रदेश ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी में आता है। जहाँ उच्च वायुदाब होगा वहाँ क्या होता है, हवाएं नीचे बैठती हैं, ठंडी होकर के नीचे बैठेंगी, और इस कंडीशन को हम प्रतिचक्रवाती कंडीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिचक्रवाती कंडीशन भी हम यहाँ पर देखने को पाते हैं, क्योंकि वायु सतह पर बैठती है, और यही एक वजह है कि यहाँ पर उच्च वायुदाब देखने को मिलता है। यहाँ के वृक्षों की बात करेंगे तो कोणधारी, शंकुधारी। अब देखिए, जैसा यहाँ का क्लाइमेट है, हिमपात अधिक होता है, तो वृक्ष कैसे होंगे? छोटे होंगे, उनकी लकड़ी कैसी होगी? मुलायम होगी, और वो कैसे होंगे? शंकुधारी होंगे, कोणधारी होंगे। वो इसका रीज़न ये है, कोई भी जीव हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो या कोई भी जंतु हो, वो
जलवायु के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलता है, और जो बदलता है वही जिंदा रहता है। आपने डार्विन का नियम सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा विज्ञान में। तो यही एक वजह है कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो कोणनुमा आकृति ऐसे बनाते हैं ताकि जो बर्फ गिरे, जो हिमपात हो रहा है, वो बर्फ इन पेड़ों की पत्तियों में पड़ करके वो सरक करके नीचे चली जाए। नहीं तो क्या होगा कि ये वृक्ष जो है यहाँ पनप ही नहीं पाएंगे, सूख जाएंगे, और ज़्यादा बड़े भी नहीं होंगे और ज़्यादा शाखाएं भी इनमें नहीं हो पाएंगी। इसीलिए वो छोटे वृक्ष हो जाते हैं और वो कोण टाइप के बनाते हुए उगते हैं। तो इन्हें हम कोणधारी या शंकुधारी कहते हैं। अब ये कोणधारी शंकुधारी जो है उनके नाम भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि पाइन का हो गया, जैसे फर का हो गया, स्प्रूस हो गया, लार्च हो गया। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया जाता है कि पाइन, फर, स्प्रूस, लार्च ये किस प्रकार के पौधे हैं। तो ये कैसे हैं? साइबेरियन तुल्य हैं, ठीक है। ये कैसे हैं? ये आपके कोणधारी शंकुधारी हैं। इनकी लकड़ियाँ कैसी होती हैं? लकड़ियाँ लगभग यहाँ पर कोमल लकड़ियाँ देखने को इन वृक्षों की पाई जाती हैं। तो हमने यहाँ पर साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में बात की, ठीक है। अब आप आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉरेंसियन तुल्य। तो एक चीज याद रखिएगा कि ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, हर बार मैंने बताया है कि हो सकता है सीधा आपसे ये पूछ ले कि 45 से 65 के मध्य में महाद्वीपों का जो बीच वाला हिस्सा होता है, मध्य वाला हिस्सा, वो किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का होता है, या उस क्षेत्र के जलवायु प्रदेश को क्या कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, कोमल पाए जाते हैं, मृदु पाए जाते हैं। एग्जाम्पल पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि पाइन, फर, स्प्रूस और लार्च किस प्रकार की जलवायु प्रदेश के वृक्ष हैं, ठीक है। इस तरीके से भी पूछ सकता है। यहाँ 45 से 65 के मध्य में महाद्वीपों के मध्य एरिया में वर्षा अधिक होती है या कम होती है, वहाँ जो वार्षिक तापांतर है वो कैसा होता है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। या किसी क्षेत्र का नाम दे देगा, अब ये पूछ लेगा कि यहाँ जलवायु किस प्रकार की है, तो आपको यहां से आसानी होगी बताने में। आगे हम लोग बात करते हैं लॉरेंसियन तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में, ठीक है। लॉरेंसियन तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में अब यहां पर आप इसका अनुमान इससे मत लगा लीजिएगा कि जब हम जो वेगनर का सिद्धांत पढ़ते हैं, ठीक है, वेगनर का सिद्धांत, उसमें जिसमें बताया गया है कि पैंजिया का निर्माण होता है, पैंजिया के 2 टुकड़े होते हैं, ऊपर वाले हिस्से जो टूट करके जाते हैं उन्हें लॉरेंसिया बोला गया, और नीचे वाले जो टुकड़े रहते हैं पैंजिया के उन्हें गोंडवाना लैंड बोला गया, ठीक है। तो ये आप उससे मत करिएगा, क्योंकि जब हम लॉरेंसियन तुल्य जलवायु प्रदेश की बात करेंगे तो हम 45 से 65 के बीच में महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे, और ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही नहीं बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में भी इसकी हम लोग बात करेंगे। वो एक अलग की बात है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा, ठीक है, वो हम एक अलग बात है। लेकिन कोई भी एरिया ऐसा है जो कि 45 से 65 के मध्य में है, वो चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिणी गोलार्ध में हो, अगर वो स्थल भाग दक्षिणी गोलार्ध में है तो वहां पर भी इसी प्रकार का क्लाइमेट पाया जाएगा जिस प्रकार के क्लाइमेट की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लॉरेंसियन तुल्य जलवायु प्रदेश की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले इसके एरिया को देखते हैं। जैसे हम कनाडा की बात करते हैं, आप मैप में देख सकते हैं कनाडा का जो क्यूबेक वाला है, ओंटारियो वाला, जो आपका ये मीठी झीलें जो हैं, ग्रेट जो लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स में जो रीजन आता है, ग्रेट लेक्स के जस्ट थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ क्यूबेक है, ओंटारियो है, ये वाला एरिया जो है इसी लॉरेंसियन तुल्य जलवायु प्रदेश में आता है। अब आप देखिएगा कि उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी वाला क्षेत्र है वो लगभग 45 से 65 के एरिया में आएगा, वो आपका क्यूबेक ओंटारियो वाला क्षेत्र आएगा, ठीक है। अब देखिएगा जो ग्रेट लेक्स का पूर्वी वाला हिस्सा है वहां पर आपको ये दोनों देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यूएसए का जो मैसाचुसेट्स है या न्यू हैम्पशायर है, ये भी आपका ये नगर जो ये भी आपके इसी जलवायु प्रदेश में आते हैं। इसके बाद एशिया की बात करेंगे तो एशिया का जो मंचूरिया का मैदान है, मंचूरिया का मैदान कहां पर है? चीन में। ये भी किस जलवायु प्रदेश में आता है? लॉरेंसियन तुल्य जलवायु प्रदेश में आता है। कोरिया जो आपका रीजन है, कोरिया को देखेंगे, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, वो भी इसी में आता है। होक्काइडो जो कि जापान का कौन सा एक द्वीप है, जापान 4 द्वीप में बसा हुआ है, ठीक है। होक्काइडो है, होन्शु है, क्यूशु है, सुकोकू है, ये 4 जो है मुख्य द्वीप हैं जिन पर पूरा जापान बसा हुआ है। उसी का उत्तर वाला रीजन जो है वो होक्काइडो है। होक्काइडो एक द्वीप है जो कि जापान का है, और ये भी किस जलवायु प्रदेश में आता है? वो लॉरेंसियन तुल्य जलवायु प्रदेश में आता है। और आप देखेंगे कि ये महाद्वीपों का पूर्वी क्षेत्र है, वो भी 45 से 65 के मध्य में लगभग आप देखने को ये मिल जाएगा। अर्जेंटीना के जो दक्षिणी भाग शामिल है, जैसे मैंने कहा कि ये एरिया सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही नहीं बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में जो आप देखेंगे तो 45 से 65 के मध्य में जो अर्जेंटीना का दक्षिणी भाग आता है वो भी आपका इसी क्षेत्र में आता है, ठीक है। किसमें? लॉरेंसियन तुल्य जलवायु प्रदेश के में आता है, ठीक है।
इसके बाद वर्षा की बात करें तो वर्षा सामान्यतः पूरे वर्ष यहाँ पर होती है। क्योंकि आप देखेंगे ये जितना किनारा है, चाहे मानसूनी जलवायु प्रदेश की बात करें या चाइना तुल्य जलवायु प्रदेश की बात करें, वैसे ही भले यहाँ से वर्षा, यहाँ बहुत अच्छी वर्षा होती है, ठीक है। महाद्वीपों का पूर्वी क्षेत्र है, जो आपकी व्यापारिक पवनें हैं वो अपने साथ बादलों को लाती हैं और उसके बाद यहाँ घनघोर बारिश करती है। जैसे जैसे ये हवाएं आगे को बढ़ती जाती हैं महाद्वीपों के मध्य की तरफ, वैसे वैसे क्या होता है, इनमें आर्द्रता, यहाँ जो बादल होते हैं उनमें आर्द्रता की कमी आ जाती है, वहाँ की वायु में आर्द्रता कम होती जाती है, तो बारिश की मात्रा भी हम कम देखने को पाते हैं। और यही रीज़न ये है जिसमें हमने बताया था कि महाद्वीपों का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर मरुस्थल हमें देखने को मिलते हैं। वो खासकर जो आपका कर्क रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और के जो हिस्से हैं, और ये किस महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में ये देखने को मिलते हैं। क्योंकि बारिश भी कम होती है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो वृष्टि छाए क्षेत्र में भी आते हैं। सारी बातें हमने पिछले वीडियोस में कर ली हैं जो कि इनसे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे बढ़िया बारिश यहाँ पर होती है, ठीक है। यहाँ और ज़्यादा बारिश होती है, फिर यहाँ और अच्छी थोड़ा सा बारिश होती है, थोड़ा सा कम होती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो बारिश यहाँ भी होती है लेकिन थोड़ा सा कम हो जाती है। ऐसे ही जब लॉरेंसियन तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में बात करेंगे, यहाँ भी बारिश होती है लेकिन अपेक्षाकृत चीन तुल्य जलवायु प्रदेश की अपेक्षाकृत कम होती है। तो ऊपर जैसे ही हम जाते जाएंगे उच्च अक्षांशों की तरफ, वैसे ही हम देखेंगे कि वर्षा की मात्रा थोड़ा कम होती जाती है, लेकिन इस मध्य और पश्चिम वाले एरिया की अपेक्षा इन क्षेत्र में जो है बारिश अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलती है, ठीक है। तो ग्रीष्म काल में अधिक वर्षा होती है, और वर्षा जब हम ग्रीष्म काल की बात करते हैं तो ग्रीष्म काल में संवहनी वर्षा और शीत ऋतु में हमें चक्रवाती वर्षा देखने को मिलती है। ये बातें भी हम पिछले वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। तटीय भागों में बात करेंगे तो कोणधारी वृंत पाए जाते हैं, और जैसे जैसे हम इसके आंतरिक भागों की बात करेंगे, लॉरेंसियन तुल्य जलवायु प्रदेश में जब अंदर की तरफ थोड़ा चलेंगे महाद्वीपों के, तो हमें वहां पर प्रेरी घास के मैदान देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रेरी घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ जो वृक्ष हैं वो कौन कौन से, जैसे चीड़ के वृक्ष है, आपका स्पूस है, हेमलॉक है, तो ये जो वृक्ष हैं ये भी कोमल लकड़ी के वृक्ष हैं और इनका उपयोग जो है लकड़ी उद्योग में किया जाता है, जैसे आपका कागज उद्योग हो गया। इसके अलावा क्योंकि इनके पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं होता है, जो अब जैसे हम कनाडा की रीजन की बात करेंगे, लॉरेंसियन तुल्य की बात करेंगे, और कनाडा का जो क्षेत्र है आपका, वहाँ की अगर बात करेंगे तो वहाँ इस प्रकार की जलवायु है कि वहाँ पर फसलें उगाई नहीं जा सकती हैं। धान गेहूँ ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। मक्का तो आपका यूएसए के मध्य वाले क्षेत्र में होता है, स्टेपी तुल्य वाले में, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। तो मुख्यतः क्या है वहाँ पर, क्योंकि बारिश भी नहीं होती है, तो मुख्यतः वहाँ पर लकड़ी के उद्योग पर ही ज़्यादातर वहाँ की जनसंख्या डिपेंड रहती है, और सॉफ्ट वुड दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। अब सॉफ्ट वुड अर्थात मृदु लकड़ी का उपयोग जो है, जैसे फर्नीचर है, जैसे आपका दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, तो इनमें ये इसलिए इनके बनाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही सफाई इनमें आ जाती है अच्छे से, बहुत ही शाइनिंग ये कर सकते हैं, इनको अच्छे से बनाया जा सकता है क्योंकि सॉफ्ट वुड होती है। कागज़ उद्योग में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा जो है कागज़ उद्योग में बहुत आगे है। तो यही एक रीज़न है कि यहाँ सॉफ्ट वुड, यहाँ सॉफ्ट वृक्ष जो हैं वो पाए जाते हैं, और इनका उपयोग लुगदी बनाने में, कागज की लुगदी बनाने में भी होता है, और फर्नीचर उद्योग में भी ये काफी फेमस होते हैं। यही एक वजह है, ठीक है। तो हमने मुख्य जो है साइबेरियन तुल्य या टाइगर जलवायु प्रदेश तथा लॉरेंसियन तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में यहाँ पर बात कर ली है। यहाँ के रीजन्स को देखिए, मैप उठाइए, मैप में देखिए, और इसके अलावा यहाँ साइबेरियन तुल्य की बात करिए, इसका मैप उठाइए, और जो हमने यहाँ पर जगहें बताई हैं उन एरियाज को एक बार कवर करिए, फिर वहाँ की जलवायु के बारे में आप पढ़िए, आपको देखिएगा एक अलग ही नॉलेज होगा, ठीक है। तो किसी भी चीज को आप डिवाइड करके पार्ट बाय पार्ट अगर आप पढ़ते हैं तो वो अच्छे से कवर होगा। समग्र दृष्टि तभी बन पाती है जब आप किसी चीज को इकाई रूप में देखते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज को आप देख के चलेंगे और तब आपका जो है समग्रता आपकी बढ़ेगी, और फिर किसी चीज को आप पूरी तरह देख पाएंगे एक नजर में, ठीक है। तो हमने यहां पर कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि लगभग 10 जलवायु प्रदेशों की बात कर ली है। लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ध्रुवीय जलवायु प्रदेश के बारे में होगा। कुछ खास इंपॉर्टेंट ये इसमें है नहीं, ठीक है। यहाँ बहुत भयंकर बर्फ बारिश होती है, आप जानते हैं। कुछ जीवधारी ऐसे हैं जो यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, वो रहते हैं। पेड़ और यहाँ पर छोटे हो जाते हैं, वनस्पति बहुत कम मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलती है जब हम बात करते हैं ध्रुवीय जलवायु प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो ध्रुवीय जलवायु प्रदेश के बारे में कुछ खास नहीं है। अगर आप कहेंगे, कमेंट्स करेंगे तो इसके बारे में कोई वीडियो बना देंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक फिर अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।